वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ के होंगे खैरियत से होंगे और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी खैरियत से होंगे। आप उनका हालचाल भी पूछ लिया करें इस सारी सिचुएशन में जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सैलाब हैं। फिर उनकी भी कह लें कि ख़बर गिरी ले लिया करें कि चला क्या चल रहा है, आपके रिश्तेदारों के घर क्या चल रहा है। सारी वो चीज़ें होती हैं ये सारी वो चीज़ें होती हैं के साथ कहीं ना कहीं हमसे दूर होती जाती है। हम क्योंकि ज़िंदगी में अपने मसरूफ़ इतना ज़्यादा हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब वक्त गुज़रता गुज़रता इतना गुज़र जाता है कि हमसे हमारे रिश्ते जो है ना वो कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि जनाब अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उनसे एटलीस्ट हाल चाल हेलो हाय ज़रूर कर लिया करें कि आपको पता चले कि वो ज़िंदगी में किस हालात से गुज़र रहे हैं। आप भी उन्हें बताएं कि आप किस हालात से गुज़र रहे हैं। इसी तरह एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो बनती है, कम्युनिकेशन बनती है, आप एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, रिश्ते मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। वरना तो एक ही छत के नीचे रहते हुए 5 से 6 अफराद भी अपने अपने कमरों में होते हैं, अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए होते हैं और एक दूसरे से दूर होते हैं। बेशक फ़िज़िकली वो एक ही घर में मौजूद होते हैं, एक ही छत तले मौजूद होते हैं, लेकिन वो मेंटली, इमोशनली कहीं और पर कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए इन गैजेट्स की दुनिया से निकल कर हमें जो है ना हालात और वाक़यात को देखना चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है ना अपने लिए निकालना चाहिए, अपने चाहने वालों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो वरना फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है ना। अगर आपने अकेली ही ज़िंदगी जीना है तो फ़ायदा क्या है फिर इन तमाम तर रिश्तों का जो आपके साथ चल रहे होते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। और वो सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं हमारे घर वाले कि हम उनको टाइम दें, उनको अपने तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ रखें, उन्हें बताएं कि क्या चल रहा है, उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। और सबसे ज़्यादा हकदार हमारे वालिदैन होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ़ कर दी हुई होती है। और जब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं अपनी एज के कि जब हम भाग दौड़ जो है हमारे घर की तमाम तर चीज़ों की अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उनको वक्त देना उस तरह नहीं भूलते, वक्त देना भूल जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी बड़ी बिजी हो जाती है, अपनी फैमिली हो जाती है, देन उसके साथ साथ जॉब, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाला करें क्योंकि वो भी अपना तमाम तर वक्त, तमाम तर चीज़ों में से आपके लिए टाइम निकालते थे और आपकी अच्छी परवरिश करते थे, हमारी अच्छी परवरिश करते थे। तो वो हमारे प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारे टाइम के सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं। तो मज़ीद भी इन चीज़ों के हवाले से हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनमें गुफ्तगू करते रहते हैं, आगे भी करते रहा करेंगे। और आज भी कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी जो राय हैं, जो अपनी फाइंडिंग्स है वो हम तक और आप तक पहुंचाएंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं नौजवानों के हवाले से। तो कहा जाता है कि नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हमारे नौजवान दिल बर्दाश्ता और मायूस नज़र आते हैं। वो अपने मुस्तकबिल को अंधेरों में गिरा हुआ देखते हैं, हाल को बोझ समझते हैं, करियर के चैलेंजेस, ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल और कभी अपने मुल्क के हालात उनको मायूसी में धकेल देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ नौजवान ये सोचने लगते हैं कि कोशिश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई जाए, ये दिखाया जाए कि मुश्किलात वक्ती हैं, मायूसी के अंधेरों के बाद रोशनी ज़रूर आती है और मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं रहता है। नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानें, वो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत तो करें और ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज से ज़रूर देखें। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे नौजवानों के हवाले से कि उनको किस तरह
जो है वो मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनको बताया जा सकता है। वैसे भी आज अभी जैसे पहले हम पैकेज देख रहे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम के हवाले से, तो उन्होंने भी हर दफ़ा जब भी अपनी तकरीर की थी अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने नौजवानों को मुखातिब किया है। तो आज भी नौजवानों की ही बात कर लेते हैं और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनसे बात कराते हैं, आपकी लाइफ कोच भी हैं और नौजवानों को क्या मसाइल दरपेश हैं और उनके हल क्या हैं, तो उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आज नौजवानों के हवाले से बिलखसूस हमने बात करनी है। जैसे मैंने अभी आपके आने से पहले हम बाबा कौम के हवाले से खसूसी पैकेज था उनकी बरसी पे, वो हम दिखा रहे थे लोगों को। जैसे मैंने बात की कि बाबा कौम ने भी अपनी हर स्पीच में नौजवानों को मुखातिब उन्होंने तहरीके पाकिस्तान का हरावल दस्ता नौजवानों को बनाया, खिताब उनसे रखा, पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज उन्हें करार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही नौजवान, अगर आज के नौजवान की बात कर ली जाए तो आज का नौजवान तो बड़ा मायूस हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है, बहुत दिल बर्दाश्ता नज़र आता है, बहुत टूटा हुआ, परेशान, मुसीबत में घिरा हुआ नज़र आता है। क्या वजह है? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि रियल मेंटोरशिप ख़त्म हो गई, रोल मॉडल्स हमारे पास वैसे नहीं रहे। ठीक है। और हमने बच्चों को, नौजवानों को उनसे उनके ख्वाब छीन लिए। बच्चों के ख्वाब कुछ और तरह के होते थे। अच्छा। वो बड़े बड़े काम करना चाहते थे। हमने कहा नहीं, ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं। आप देखें वही बच्चे थे ना जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, पाकिस्तान बनाया, वही बच्चे थे फिर बड़े हुए तो उन्होंने जंगें लड़ी। ये सब कुछ जो बच्चे ही थे ना वो भी। अच्छा, हुआ ये कि इनके साथ रोल मॉडल्स जो थे वो थे, वो जिन्ना रोल मॉडल थे, सर सैयद अहमद खान थे, सुकत अल्लामा इकबाल थे, आगा शोरश कश्मीरी थे, बेशुमार नाम थे। अब इतनी बड़ी शख्सियात नहीं है पाकिस्तान में जिन्हें ये लोग रोल मॉडल बना सकें। जो मौजूदा लोग हैं उनकी सच में या शायद हकीकत में नहीं है, झूठ में उनकी कैरेक्टर एसिनेशन इतनी हो चुकी है कि लोग समझते हैं कि जितने बंदे भी टॉप पर बैठे हुए हैं वो किसी भी इदारे में हैं, वो सारे के सारे करप्ट हैं, वो 2 नंबर तरीके से आए हैं। हम चूंकि अच्छे लोग हैं, हम 2 नंबर तरीका अख्तियार नहीं कर सकते, लिहाजा हम टॉप पर नहीं जा सकते। और ये मिसकंसेप्शन है। हर मुल्क में करप्शन भी होती है, हर मुल्क में अकरबा परवरी भी होती है, लेकिन हर मुल्क में टॉप की सीटें जो हैं वो हमेशा मेरिट के लिए ही होती हैं। तो जब आप मेरिट पर हैं, आपने सख्त मेहनत की है, तो जब आप टॉप पोजीशंस पे हैं तो कोई भी आदमी आपसे आपकी पोजीशन छीन नहीं सकता। तो एक तो ये है कि बच्चों को मेंटोरशिप चाहिए प्रॉपर। दूसरा, उनके लिए ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए जो उन्हें बताएं कि आप क्या कुछ कर सकते हो, इनके नक्शे कदम पर चलो तो आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो इन्होंने हासिल किया। तीसरा, बच्चों को ख्वाब दिखाए जाएं। देखिए जो ख्वाब नहीं देखता वो जीता नहीं है। अच्छा। हमने बच्चों से ख्वाब छीन लिए। घर में माँ बाप भी ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ जितने बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिन्हें इनके घर वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, सिर्फ इनसे चंद बातें पूछिए जब माँ बाप से। ठीक है। जो टीचर कहते हैं उनसे भी चंद बातें पूछिए। उनसे पूछें जब आप पढ़ते थे, हाँ। आपके टाइम में घर में पंखे कितने थे और आज घर में पंखे और एसी कितने हैं। उनसे पूछें आपके टाइम में कन्वेंस कौन सी थी, आज आप खुद अपने घर में कौन सी कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह उनसे पूछें कि आप कितने कमरों के घर में रहते थे, आपके घर का वॉशरूम किस तरह का था और आज आप किस तरह के वॉशरूम में जीते हैं। आपके पास जूतियां कितनी होती थी, आज मेरे पास जूतियां कितनी हैं। आपके टाइम में खाना कैसा चंद सवाल हैं। सही है। उस लाइफस्टाइल के मुताबिक सवाल पूछ रहे हैं तो बुरे से बुरे हालात में भी जो हमें बताया जाता है हम उससे बेहतर हैं। बेशक। वो जो कहते हैं ना, वालिदैन भी कह रहे हैं साजा पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, अब हालात बिगड़ गए। उन्हें कहें अपने हालात से कंपेयर करें। वो अपने हालात से कंपेयर करने की बजाय सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली दुनिया से कंपेयर करते हैं। जो सोशल मीडिया पे दुनिया दिखाई जाती है वो फेक वर्ल्ड है। उस फेक वर्ल्ड से कंपेयर करने का नतीजा है कि बच्चे मायूस होते चले जा रहे हैं। कि ये तमाम तर चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, उन्होंने हमें नौशहरा से कॉल की है, मोहम्मद खान आफरीदी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको अल्लाह खुश रखे, आपको अल्लाह ताला हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। ताकि अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम देखते रहे। तो ये मसला जो है ना इतना ही है कि लोगों में, खासकर नौजवानों में बेसब्री और शॉर्टकट, ये दोनों जो है ना इसकी वजह है जो इनमें डिप्रेशन और सब मसाइल पैदा हो रहे हैं।
बेशक ऐसे ही है, बेसब्री और शॉर्टकट्स हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान आफरीदी साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि शॉर्टकट भी आजकल नौजवानों को लगता है कि यूं हम जो है ना तरक्की कर जाएंगे और हम बिलियनर बन जाएंगे। मेहनत की बजाय अब वो जुए के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं कि ऐसे किस्मत की देवी आएगी, वो छड़ी घुमाएगी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से भी आपको लगता है कि मायूसी बहुत ज़्यादा हमारे नौजवानों के अंदर बढ़ती जा रही है, जो है ना वो एक बेसब्री, जैसे उन्होंने कहा कि वो भी बहुत ज़्यादा है तो उनके अंदर। जाता था, हमारे सामने एग्जांपल्स भी ऐसी थी कि पहले आप 20-22 साल की एजुकेशन कंप्लीट करते थे, फिर आप मुख्तलिफ जगहों पर काम सीखते थे, फिर स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव करते थे, आफ्टर 30 ईयर्स आप मैच्योर होते थे और स्टेबल हो जाते थे। हमारे सामने ये मिसालें थी। अब लोगों ने देखा कि कोई सोशल मीडिया पे कोई रील वायरल हो गई, किसी का कोई क्लिप वायरल हो गया, किसी पे कोई और चीज़ मेहरबान हो गई और रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। हाँ। अब ये समझते हैं कि ये जो उसके साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ भी कैसा क्यों नहीं हो सकता। इस चक्कर में उन्होंने मेहनत से जान छुड़ानी शुरू कर दी। और दूसरी चीज़ ये जो मायूसी फैल गई वो इस चीज़ की कि शायद मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। फिर हमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उस वेस्टर्न वर्ल्ड को जन्नत बना के यहाँ दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो इस दफ़ा उनकी इन्फ्लेशन और उनकी बेरोजगारी 40% तक पहुंच चुकी है। हम गवर्नमेंट के रोने रोते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर टैक्सेशन बिल्कुल सही भी दें तो 30% से ऊपर नहीं जाती, जबकि यूरोप में इस वक्त टैक्सेशन 40% को टच कर चुकी है और वो जबरदस्ती निचोड़ भी लेते हैं। हम तो यहाँ फिर भी टैक्स एवेजन के कई तरीके ढूंढ लेते हैं, वहां पर तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो तो आपने देने ही अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे आज़ादी बहुत है। भाई आज़ादी वही, उधर भी आज़ादी है जिसकी आपको बोलने की इजाज़त है। इतनी मायूसी होती है नौजवानों को देख के, लिटरली वालिदैन भी बड़ा परेशान होते हैं उनसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी उनके अंदर बढ़ती जा रही है, फिर सुसाइडल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस तरह हमारी यंग जनरेशन के अंदर। तो उनको किस तरह ये बेहतर किया जा सकता है, हालात से किस तरह आशना कराया जा सकता है? तो ये है कि आप जब किसी से कुछ मांगते हैं, सोसाइटी से मांगे, इदारों से मांगे, से भी मांगे, उसके एवज कुछ देना पड़ता है। जी। अब आपके पास देने के लिए क्या है, ये है पहला सवाल। तराजू के दो पलड़े हैं। तराजू के एक पलड़े में आपके स्किल्स, आपकी महारत, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा है। तराजू के दूसरे पलड़े में मिलने वाला मुआवजा है। अच्छा, आप मुआवजे वाले पलड़े को भारी करना चाहते हैं, इसे भारी नहीं करना चाहते, लेकिन असूल ये है कि जितना वजन स्किल्स वाले पलड़े में होगा उतना मुआवजे वाले पलड़े में होगा। माँ बाप बच्चों से पूछते हैं बड़े होकर क्या बनोगे, यही पूछते हैं ना। ये पूछना चाहिए कि आज तुमने क्या सीखा। जब आप ये पूछेंगे आज तुमने क्या सीखा, तो बड़े होकर जो वो बनेगा उसके इम्कानात खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। आप एक टारगेट सेट करें। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक आदमी गंदम का बीज बो के दुआएं करे कि अंगूर की फसल अच्छी हो जाए, तो वो अच्छी फसल नहीं होगी, या उसे बीज बदलना होगा या उसे फल की तवक्को बदलनी होगी। अब आप देखें, आप जिंदगी से कौन सी फसल काटना चाहते हैं, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, किस तरह का स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर बनाएं, फिर देखें कि क्या आपने उसके मुताबिक बीज बो दिया है। उस बीज में मेहनत भी शामिल है, उस बीज में सोशल नेटवर्किंग भी शामिल है, उस बीज में रातों को जागना भी शामिल है, उस बीज में ग्रुप डिस्कशंस भी शामिल है, मेंटोरशिप भी शामिल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी शामिल हैं। अब आप देखें कि उस फसल को काटने के लिए अगर तो आपने वो बीज बो दिया है तो आपको उसकी तवक्को भी करनी चाहिए। अगर वो बीज नहीं बोया तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उस फसल की तवक्को छोड़ दें या बीज बदल लें। बीज बदल लेंगे तो यकीनी तौर पर आप वो पा लेंगे जिसका आपने ख्वाब देखा। ठीक है कि अगर आपको वो फसल अच्छी चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बीज बदलना पड़ेगा, मेहनत दरकार है उसके पीछे। कोई भी चीज़ आपने करनी है ज़िंदगी में, हासिल करनी है, ये कुछ भी चाहते हैं, मतलब अगर ये मैंने पानी का ग्लास भी पीना है तो मैं ऐसे तो बैठ के नहीं पी सकती हूँ ना कि मैं नज़र से देखूँ, आंखों से देखूँ और मेरी प्यास ख़त्म हो जाए। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा, तब जाके मेरी जो प्यास है वो मेरी ख़त्म होगी। मेहनत के बगैर कभी भी कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे नौजवानों को, आज के नौजवानों को ये समझना होगा और उनके लिए आप लोग मेंटोर बने। हमारे पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके इर्द गिर्द जो उनसे बड़े हैं वो लोग उनको मेंटोरशिप की तरफ लेकर जाएं और उनके लिए उनको खुद भी थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मुहावरा सुनाना चाहूँगा, मुझे पहले भी आपके प्रोग्राम में सुनाया था पर वो हर दफ़ा व्यूअर डिफरेंट होता है, तो सुनाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक आम मुहावरा कि गाय दूध देती है, हालांकि गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना
निकालना पड़ता है। किसी के घर में भी आके गाय ने दस्तक नहीं दी कि भाई ये दूध ले लो, गाय दूध नहीं देती, उसे भी मेहनत दरकार है, देख ले। गाय से दूध निकालना पड़ता है। सही तो लोग कहते हैं फ्रिज पानी ठंडा करता है, फ्रिज पानी ठंडा नहीं करता। हम पानी रखेंगे तो आप फ्रिज पानी भी रखेंगे, बिजली का बिल भी देंगे, है। फ्रिज भी लेके आएंगे, मेंटेन करेंगे, तब आप ठंडे पानी को एंजॉय कर सकेंगे। तो हर चीज के लिए मेहनत का बीज डालना जरूरी है। बेशक ऐसे ही है। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे आज के नौजवानों के हवाले से हम बात करते। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं गर्दन के हवाले से, क्योंकि गर्दन में अकड़ाव अगर आ जाए कि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप सही तरीके से रात को सोए नहीं हैं और आपकी गर्दन में बल पड़ गया है, तो पूरा दिन एक तो पेन बहुत ज़्यादा रहती है और उस पेन की वजह से आप बाकी के जो आपके काम है रोज़ाना की बुनियाद पर जो आपने करने होते हैं उससे भी आप चले जाते हैं। तो आज उसके लिए हमने बात करनी है कि अगर आप का भी ये मसला रहता है और फ्रिक्वेंटली ये मसला रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फिजियोथेरेपी कैसे करानी चाहिए, घर पे क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं और इस कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं और वो हमें इवन दो कि लाइव डेमो भी देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप घर पर बैठ के सीख सकें। तो डॉक्टर हसनैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, गर्दन के हवाले से बात करनी है। अकड़ाव आ जाता है, जो कहते हैं बल पड़ गया है अच्छे तरीके से, सुबह उठे हैं, रात को तो सही तरीके से सोए थे, सुबह उठे हैं तो अकड़ी भी है गर्दन, तो ये पोस्चर की वजह से है या रात को सही तरीके से सोते नहीं है या क्या होता है? इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मेजर रोल जो हमारी नेक पेन में है, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस में, वो हमारे पिलो का है। पिलो का है। पिलो का किस तरह से है? हमारे यहाँ आजकल इस्तेमाल होते हैं वो पिलो जिसके अंदर बिल्कुल नेक चली जाती है जी, बिल्कुल अंदर नेक जाने की वजह से क्या होता है, हमारे वर्टिब्रास होती हैं ऐसा इस तरह से, उनकी पोस्टीरियर साइड पे स्पेस कम हो जाती है, क्योंकि आपकी गर्दन 5 से 6-8 घंटे बिल्कुल इस तरह रहती है, जिस वजह से आपके हाथ में नमनेस आती है, आपको शोल्डर में स्ट्रेस फील होता है, आपकी पेन बढ़ती है। अगर यंग एज में हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पिलो की वजह से है। उसके साथ साथ अगर 40s में 50s में पेशेंट है तो उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें हम देखते हैं मस्कुलर भी हो सकती हैं, जॉइंट की रीजंस भी हो सकती हैं। थर्ड वन हम कह सकते हैं कोई पोस्ट ट्रोमेटिक इवेंट है, कोई पहले एक्सीडेंट वगैरह उनके हुआ है, इंजरी हुई है मस्कुलर, उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन मेजर रोल इसमें हमारे पोस्चर का और हमारे पिलो का होता है। पिलो का ज़्यादा इसमें एक रोल है। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं जी मोबाइल या तो ज़्यादा आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं, गर्दन नीचे करके कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिससे मैंने बताया, लेटने से गर्दन में पिछले मोरों में स्पेस कम होती है, इसी तरह गर्दन नीचे झुका के ज़्यादा देर रखने से आगे वाले मोरों में, एक मोरे के एक आगे वाला एंड है, एक पीछे वाला एंड है। जब हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जिस तरह ये मोबाइल है, अगर हमने इसको पकड़ा हुआ है तो बिल्कुल गर्दन इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे नीचे करके हम काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से अगर आपके हाथ में नमनेस आ रही है तो आपको चाहिए आप अपना मोबाइल अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से यूज़ करें। और लेट के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से भी ये सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, लेट के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से क्यों आते हैं? हम लेट के करते हैं, एक तो हमारी नेक की पोजीशन इस तरह से होती है, ऊपर से हमने मोबाइल भी इस तरह रखा होता है, तो वो एक बड़ी अनइवन सी हमारी पोजीशन बन जाती है, जो कि हमारी नेक पेन में, और ये नेक पेन अभी हमें इतनी फील नहीं होती, लेकिन आफ्टर 40s आफ्टर 30s हमें इसके प्रॉपर सिम्टम्स फील होते हैं कि हमने पहले जिस तरह से हम नॉर्मल रूटीन में रहते हैं कि कोई मसला नहीं है, नेक पेन है, लेकिन बाद में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि गर्दन में ऐसे अकड़ाव आता है या स्टिफनेस होती है तो अगले दिन खुद भी सही हो जाती है, एक दिन पूरा रहती है, वो तो हल्की हल्की पेन भी रहती है या स्वेरिटी की तरफ भी जाती है, लेकिन अगले दिन आप उठते हैं तो दोबारा सही हो गई होती है। अब इसका इस तरह से रोल है कि जिस तरह हम कहते हैं हमारी पोस्चरल पेन है, जब हम पोस्चरल पेन आती है तो जिस तरह आपने बताया नेक्स्ट डे हम कहते हैं पेन ठीक है। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग में होती है तो जो लाइट इंजरीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी हील होती हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल होती है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो आता है वो स्ट्रेस का है।
नेक पेन अगर आपको रहती है, आपको रहता है आपके कंधे हैवी हैं या टाइट है मसल, तो इसमें सबसे बड़ा रोल स्ट्रेस का है। तो स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, दूसरी तरफ स्ट्रेस इसे भी हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जिसके अंदर मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं जिनको अभी हम डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से उन्हें हम परफॉर्म करें। चलिए फिर साथ साथ हम परफॉर्म भी करते हैं ताकि हमारे देखने वाले जो है ना वो नोट डाउन भी कर ले, उन्हें पता भी चल जाए कि किस तरह की एक्सरसाइज आप लोग घर पे कर सकते हैं अगर आपके नेक में प्रॉब्लम है या शोल्डर्स बहुत ज़्यादा आपके पेन रहती है उसके अंदर। तो देखें, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पेशेंट हमारे पास जब आता है शोल्डर पेन के साथ आता है। शोल्डर में क्या होता है, हमारे अपर के ये मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेक मसल्स। नेक मसल अगर आपके स्टिफ हैं या एक मेजर चीज़ अगर आपके नेक मसल हैं, आप उन्हें इस तरह प्रेस करके देखें, अगर आपको कोई बॉल फील होती है। अच्छा, इनको आप थोड़ी इनकी बैक दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि कहाँ पर किस पॉइंट पे उन्होंने जो है ना वो मसाज करना है। ये पॉइंट जो है ना हमारे जी बिल्कुल दोनों तरफ, यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल बॉल्स या इस तरह बबल फील होते हैं तो इसका मतलब है वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हमारी नर्व्स पे लोड डाल रहे होते हैं क्योंकि हमारी सारी नर्व्स इधर से पास कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे पेशेंट में हमारे हेडेक के सिम्टम्स आते हैं। हेडेक के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और आपके यहाँ पे बॉल्स बनी हुई हैं तो आप कोशिश करें आप लाइट सा मसाज करें उन पे। मसाज करने से क्या होगा, स्टार्ट में आपकी पेन वर्स हो जाएगी, लेकिन आपने रोकना नहीं है उस टाइम मसाज करते हुए। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के लिए पेन वर्स होगी, विद इन 10 to 15 सेकंड आपकी पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और वो समटाइम इतनी पेन होती है जिसे हम कहते हैं गर्दन में बल डल गया, वो बिल्कुल एक बंदा वो कहता है मेरी गर्दन सीधी नहीं हो रही, तो उसकी नेक को अगर चेक करें, अगर उसके यहाँ पे कोई पॉइंट्स आपको फील होते हैं और वो उन्हें प्रेस करने पे कहता है मुझे पेन फील हो रही है, तो इसका मतलब उसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं और उनको हल्का हल्का मसाज करना है। मतलब ऐसी मसाज कर लें जैसे आजकल क्रीम्स मिलती हैं या कोई ऑयल, या वैसे ही मसाज किया जा सकता है। बेस्ट ये है कि आप क्रीम्स वगैरह के पीछे ना लगे, सिर्फ ऑलिव ऑयल, बेस्ट ऑलिव ऑयल के साथ आप हल्का हल्का मसाज कर लें, ठीक है। और जो कहते हैं जी टकोर कर लें, गरम टकोर कर लें या ठंडी टकोर कर लें, वो भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर हम टकोर की बात करें ना तो उसमें दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एक आती है हॉट थेरेपी, एक आती है कोल्ड थेरेपी। अगर तो आपको स्वेलिंग है वहाँ पे तो आपने हॉट थेरेपी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपकी स्वेलिंग है तो गरम टकोर नहीं करनी है, आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग करनी है, आइसिंग करने से स्वेलिंग कम होगी। जब स्वेलिंग कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद आप हॉट थेरेपी के ऊपर। और अगर इस तरह की हमें प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस है या फिर अकड़ाओपन आया हुआ है, तो उसमें करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए? उसमें मैं यही कंडीशन कहूंगा, कुछ लोग होते हैं उनके यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है साथ, ट्रिगर पॉइंट्स ज्यादा बड़े होंगे तो स्वेलिंग आ जाएगी, तो उन्होंने पहले आइसिंग करनी है। अगर ट्रिगर पॉइंट्स में स्वेलिंग नहीं है तो आप हॉट थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें बताइए ट्रिप्स इसके अंदर। अब सबसे पहले जब हम देखें ना, हमारे ये जो पॉइंट हैं, ये नेक के 2 पॉइंट, हमारे कुछ लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमारा हेडेक नहीं ठीक हो रहा। फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हेडेक कह सकते हैं, या इसके अंदर हम कुछ कंडीशंस ऐड करते हैं कि पेशेंट का हेडेक जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसको मेडिकली हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी कहते हैं। सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मतलब क्या होता है कि इस जगह पे टाइटनेस आने की वजह से हमारी नर्व्स पे, हमारी ब्लड वेसल्स पे लोड आ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक आ रहा है। और ये हेडेक पीछे से आते हुए हमारी दोनों साइडों पे और आगे वाली साइड पे और आंख में भी फील होता है समटाइम लोगों को। उसमें क्या करना चाहिए, सिर्फ आप अपनी इन 2 फिंगर्स पे ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोई भी चीज़ लगा के बिल्कुल यहाँ पे रख के इस तरह सर्कुलर मूव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इस तरह जब आप सर्कुलर मूव करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका हेडेक बेहतर होगा। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ तो इन मसल्स की जब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एक चीज़ याद रखनी, यस और नो। यस और नो की बात जब हम करेंगे, यस हम करते हैं, ये हमारा है यस पोजीशन। आप अपनी एक मूवमेंट ऐड कर लें रूटीन में, आपने 10 टाइम्स करना है, 1 2 3। जिस तरह अगर आप हम इन पे डेमोस्ट्रेट करें तो बिल्कुल नेक को लिया, पीछे, फिर आगे, पीछे, ये यस पोजीशन ये है। इसी के साथ जब हम नो करते हैं तो हमारी पोजीशन होती है ये। इसी तरह हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये हम एक्टिवली मूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो आपको पैसिवली ही करवाएंगे, लेकिन आप ये मूवमेंट्स एक्टिवली अपने घर पे नो की मूवमेंट ये इस तरह से कर सकते हैं।
और इसी के साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर इस मूवमेंट को करने से आपकी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर आपने इसे वहीं रोक देना है और कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से। फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं। थर्ड वन मूवमेंट जो हम उन्हें बताते हैं वो है शोल्डर श्रगिंग। शोल्डर श्रग करें, ये इसको करना है 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स, फिर करें। जब आप ये शोल्डर श्रगिंग करेंगे तो आपके इन मसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, ये बहुत अच्छी है। अगर इसी के साथ हम और मूवमेंट्स की तरफ जाएं तो वो ये है कि आपने पैसिवली नेक को ये करना है। आप किसी को भी कह सकते हैं या खुद भी आप टॉवल की हेल्प से या किसी चादर की हेल्प से कर सकते हैं। अपना एक हाथ इधर रखें, दूसरे हाथ से ये मूवमेंट इसको करें और होल्ड करें। जब आप होल्ड करेंगे आपकी इस जगह पे आपको स्ट्रेस फील होगा, जिससे आपके मसल्स इजी होंगे। अगर आपको नेक स्पैज़म है तो वो कम होगा। उसी के साथ साथ हम इसमें 2 से 3 मूवमेंट्स और ऐड करते हैं। वो ये हैं कि जिस तरह हमने यस मूवमेंट करवाई थी, नीचे को ले जाके तो आप पीछे से प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको अपने पूरे जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, जिन्हें C1, C2, C3 कहते हैं, वो जो है ना थोड़े से रिलैक्स होंगे। इससे क्या है, जो नमनेस या टिंगलिंग हाथों में पेशेंट को फील हो रही है तो वो नहीं होगी। अच्छा, वो इस वजह से ही हाथों में इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे मोड़ों में आके नसें दब रही है। इस्लामाबाद से हमें कॉल है डॉक्टर हसनैन, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनीसा ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? जी वो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरी ना थायराइड का मसला है। ठीक है। तो मेरी जो गर्दन में बैक साइड पे पीछे ये मेरे जो पट्टे हैं ना, इनमें भी बहुत दर्द रहता है और मेरी जो ये गर्दन है पीछे से ये भी बहुत दर्द रहता है और ये कभी कभी होता है। ठीक है। और बहुत शदीद होता है। ओके। तो वो एक डॉक्टर साहब को बताया था, वो कह रहे थे कि ये शायद थायराइड की वजह से होता है, फिर कोई पेन किलर वगैरह ले लें तो उससे बस कुछ दिन आराम आता, लेकिन फिर दोबारा होना शुरू हो जाती है। चलिए हम डॉक्टर हसनैन से आपके मसले के ऊपर पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें अगर हम थायराइडिज्म की बात करें उसके लिए तो इनकी जो मेडिकेशंस हैं इनको उसी तरह साथ चलानी चाहिए। सेकंड वन, अगर वो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो पेन किलर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कोशिश करें पेन किलर को स्टार्ट में सिर्फ लें जब बहुत पीक है पेन का। उसके बाद एक्सरसाइजेस के थ्रू आप पेन को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने यस और नो मूवमेंट बताई और उसके साथ ये वाली मूवमेंट, ठीक है, ये वाली। और सेकंड वन हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आगे को जोर लगाएं, इस तरह अपना हाथ रख के हम, ठीक है, और जोर हमने सर से नहीं अपनी गर्दन से लगाना है। और इसी तरह पीछे हाथ रख के पीछे को लगाएं डॉक्टर, ये बिल्कुल पीछे की तरफ। ये मूवमेंट्स आपने ऐड करनी है। जब आप ये मूवमेंट्स करेंगे तो आपके वर्टिब्रास के साथ आपके जो मसल्स हैं, जो आपके अपर ट्रैप और जो भी कॉलर जो थी वो भी ये तमाम तर कर सकते हैं, उनके भी ये मसला जो है हल हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज हमने हाथ के साथ बताई है ये उनके लिए ये आप भी कर सकती हैं। नीसा ने जो हमें इस्लामाबाद से कॉल की थी, हम बात कर रहे थे कि गर्दन में अगर आपको मसला है, स्टिफनेस आ जाती तो उसके लिए आप क्या घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात किए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं अपने जनाब सेगमेंट की तरफ और आपको बताएं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो तालीम के लिए, यहाँ पर रोज़गार के लिए सफ़र करना ना आजकल बहुत ज़्यादा मामूल बन गया हुआ है। स्टूडेंट्स हो, यहाँ पर अगर आपके पास स्किल है कोई, तो बड़ी तादाद बेहतर मौक़ों की तलाश में बाहर का रुख कर रही है। अब ये एक तरह मुल्क के लिए अफरादी क़ुव्वत की कमी भी की वजह भी सामने आ रही है, तो दूसरी जानिब यही अफरादी क़ुव्वत जब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं ना, तो मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल करने में हमें मदद भी मिलती है। अब बाहर जाना इतना आसान भी नहीं रहा है, पहले ज़माने में आसान हुआ करता था। और फिर ये कोई ऐसा मौजू भी नहीं है कि इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए।
अब चूँकि बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी और फरवरी के जो दाखिले हैं उसके लिए तलबा बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कौन से ऐसे ममालिक हैं या ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आसानी से जा सकते हैं, वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो पाकिस्तानी मौजूद हैं बड़ी तादाद में बरतानिया में, यूके में और है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में, तो उनके लिए जो हालिया इमिग्रेशन वहाँ पर कवानीन में तब्दीली की गई है तो वो परेशान बहुत हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं। उनके लिए आज हम ये सेगमेंट पूरा लेकर आए हैं कि जो नई चेंजिंग्स आई हैं उनके लॉज के अंदर, उसके लिए पाकिस्तानियों के लिए क्या परेशानी वाली सूरत हाल है, उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए रिदा सुल्तान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, कंसल्टेंट है, वीज़ा कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। रिदा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिदा, सबसे पहले तो ये जो इंग्लैंड या यूके के हवाले से जो इमिग्रेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है, कुछ चेंजिंग्स आई हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को कि क्या चेंजिंग्स उसके अंदर वो लेकर आए हैं और क्यों वो चेंजिंग्स लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर चेंज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के उसमें अगर हम देखें, ये चेंज आया है कि जो 1 साल की मास्टर्स प्रोग्राम करके या 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम बरतानिया में करते हैं, उसके बाद उनको जहाँ पर पहले 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था, अब 18 महीनों का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद बरतानिया 2 साल का पहले आपको काम का मौका दिया करता था कि आप वहाँ पे काम करें, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। अब उसको 18 महीनों पे कट करके डाल दिया गया है। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले तो सियासी जो पार्टीज़ होती हैं, एंटी इमिग्रेशन सियासी पार्टीज़, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी वजह ये है कि हाउसिंग हो गई, वो अफेक्ट हो रही है। बरतानिया में इस वक्त स्टूडेंट्स हद से ज़्यादा, ठीक है, जिससे आपको पता है हाउसिंग, रिहाइश इफेक्ट होती है, हेल्थ मेडिकल सेंटर्स इफेक्ट होते हैं। अभी जो बरतानिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि हम लोग हर साल 1 लाख तलबा को कम करें, मतलब जो रिक्रूटमेंट है उसकी उसको कम करें। तो इस वजह से ये चेंजेस आए हैं और वो अपने लोगों को मौके ज़्यादा देना चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रहे, ना कि बाहर वाले लोगों के लिए रहे। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि अभी इस पॉलिसी के तहत पहले वर्क जो काम करने का पोस्ट डिग्री जो वर्क वीज़ा था वो 2 इयर्स का था, अब वो 18 मंथ्स का हो गया। तो क्या 18 मंथ्स पूरे होंगे तो उसके बाद उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये एक ज़रा आप मैं कह दूँ डिटेल्ड एक कॉन्वर्सेशन है। ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम के बच्चे जो कंप्लीट करते हैं, हम जो उन्हें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि पहले जो ILR था, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहा जाता है, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी, वो 5 साल में मिल जाती थी, लेकिन अब उन्होंने उसको लंबा कर दिया है और अब वो 10 साल में मिलेगी। ठीक है क्या इसका हल ये है कि अगर कोई बच्चा मास्टर्स का प्रोग्राम करता है और उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, उसके अंदर उसका स्पॉन्सर या तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप अपना ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करें। आजकल हमारे यहाँ बिज़नेस ओरिएंटेड फील्ड को पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं ये कहती हूँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस दें, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दें, ऐसा कोई स्किल जिसके लिए जॉब्स अवेलेबल हों। ठीक है जी। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो कोर्स रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए मैं आपको डिटेल दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगी बच्चों को। मास्टर्स करके आपको जो 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है, उसके अंदर उसके बाद आप PhD के लिए अप्लाई करें उधर। ठीक है जी, क्योंकि PhD वहाँ आपको मिलती है 3.5 ईयर्स की। ठीक है 3.5 साल की। तो आप देख लें 1 साल का आपका हो गया मास्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स की आपकी PSW हो गई और 3.5 ईयर्स का आपका PhD हो गया। ठीक है जी, और उसके लिए रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होता है। PhD के बाद आपको नॉर्मली आपका जो स्पॉन्सर है, क्योंकि आप बहुत हाई एकेडमिकली
आ जाते हैं उस फील्ड के अंदर के जहाँ पर आपको स्किल्ड एम्प्लॉयर्स आपको अच्छी हाई एंड जॉब मिलती है। तो वो हाई एंड जॉब के थ्रू आपको स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा मिलता है वो 3.5 साल का मिलता है। तो ऑलमोस्ट 10 साल इस सिनेरियो के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। बट अगर डिग्री के बाद, पोस्ट डिग्री के बाद जब आपको वर्क वीज़ा मिला है तो वो आपको 18 मंथ्स में, अभी 18 मंथ्स में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको वापस आना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आप एक्सटेंड करा सकते हो, क्या करा सकते हो? बरतानिया में तो अभी बहुत सख्ती हो चुकी है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप वो तो कह रहे हैं कि निकाल रहे हैं हम, एक्स्ट्रा नहीं हम रख रहे, आपको निकाल देंगे अपने मुल्क से। बिल्कुल, उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि 18 मंथ से ऊपर अगर आपको आपका स्किल्ड वर्कर प्रॉपर स्पॉन्सरशिप नहीं देता, एम्प्लॉयर, ओनर, बॉस कंपनी अगर आप जॉब नहीं ढूंढते हैं, आप ये सिंपली आप ये कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 18 मंथ्स के अंदर तो एक दिन भी ऊपर नहीं होगा, वो आपको वापस भेज देंगे, आपका कोई भी मुल्क होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं कि बच्चे वहां से रह के अपना वीज़ा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना पीएचडी वहीं पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टडी वीज़ा भी वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। रिसर्च हमने जब की तो उसमें हमें पता चला कि जो वहाँ पर असाइलम क्लेम किए गए हैं, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट वहाँ पर गई हैं, दरख्वास्तें वहाँ पर गई हैं, टोटल 14,800 गई हैं वहाँ पर बरतानिया में। उसमें से जो स्टूडेंट्स की थी उसमें से 5,700 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की थी। सबसे ज़्यादा हमारा नंबर है और हम वहाँ पर असाइलम क्लेम कर रहे हैं कि हमें यूके में ही रहना है। तो ये हमारे लिए या हमारी गवर्नमेंट के लिए कितना अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोग जो है ना वहाँ पर जाके वापस ही नहीं आना चाहते और वहाँ पर असाइलम क्लेम कर रहे हैं। ये भी एक मेजर वजह है कि बरतानिया ने इस वक्त इस तरह पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट किया है कि असाइलम बहुत ज़्यादा क्लेम किया गया है। और होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी जो लाइसेंसेस होते हैं, जो उन्होंने यूकेवीआई से लिए होते हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए स्टूडेंट्स की, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने तो आपको पता है तर्क कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एडमिशन ही, मतलब कोई एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। तो ये अलार्मिंग है कि वहाँ पर लोग पहली बात तो आप कोर्स ही ऐसा सिलेक्ट करें ना जहाँ पे आपको पता हो कि काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये काउंसलर की भी जिम्मेदारी है और स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर रिसर्च करे कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर तो वो जॉब्स अवेलेबल हैं तो उस प्रोग्राम को लेकर चलें, ना कि सिंपलर प्रोग्राम्स को जो जल्दी से पढ़ लें, आसानी से पढ़ लें। उसकी जगह आपको थोड़ा सा चैलेंज लेने की जरूरत है। वैसे ये लोग जो असाइलम क्लेम कर लेते हैं, बच्चे जाके, स्टूडेंट्स जाके, कितनी देर में उनको वीज़ा मिल जाता है? बहुत देर लगती है? वैसे तो वो 10 साल जैसे आप बता रही हैं कि वो वीज़ा दे रहे हैं, तो असाइलम में कितनी देर लग जाती है? असाइलम में हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। इसका कोई चांसेस, इसकी कोई प्रॉपर रिटन इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो केस जाता है, वो असेस करते हैं, आपके इंटरव्यूज करते हैं ना कि आपका केस कितना जेन्युइन है, उसके बाद ही आपको मिलता है। ठीक है कि वो आपकी एक्सेप्ट की जाएगी या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती जा रही हैं कि जैसे जैसे लोग यहाँ से बाहर मूव होना चाह रहे हैं, विद फैमिली होना चाह रहे हैं, तालीम के हसूल के लिए होना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हमारे सामने आ रही हैं। पहले हमने देखा कि वीज़ाज़ रिजेक्ट होना शुरू हो गए, वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो। अब जो है ना वो इस तरह की रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि अगर आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, अगर आप तालीम के हसूल के लिए गए हैं तो आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर आप जाना चाहते हैं, जो हमें देख रहे हैं, अपने जो कंसल्टेंट है उससे ज़रूर कंसल्ट करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आगे जाके आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन है। तो हमारे साथ रिदा सुल्तान मौजूद थी, वीज़ा कंसल्टेंट है। रिदा, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ फ़ैशन की दुनिया के हवाले से बात कर लेते हैं। शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है और दुल्हा दुल्हन ने क्या पहनना है, उनकी बहनों ने क्या पहनना है, सालियों ने क्या पहनना है, ये तमाम तर चीज़ें ना घर में डिस्कशन हो रही होती है कि आजकल ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं,
डिज़ाइंस कौन से चल रहे हैं, कट्स किस तरह के चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपका ड्रेस अच्छा है और अगर आपने मेकअप अच्छा नहीं किया हुआ ना, तो आपका पूरे का पूरा जो है ना वो ड्रेस एक तो वेस्ट हो जाता है और आप अच्छे भी नहीं लग रहे होते हैं, तो आपका पूरा फंक्शन भी वेस्ट हो जाता है। लड़कियों के लिए तो ख़ास ये चीज़ है। तो आज हम दोनों टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपके घर शादी है तो आप किस तरह के कपड़े बनवा सकते हैं, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में क्या है, देन मेकअप आजकल किस तरह का ट्रेंडिंग में है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस पर बात करने के लिए मेकअप के हवाले से जो हमें बताएंगी मुतीबा ज़िशान है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। और साथ ही साथ नरगिस बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है, फैशन डिज़ाइनर हैं। तो नरगिस आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और मुतीबा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। ख़वातीन के लिए तो सबसे टफ़ डिसीजन होता है ना कि हमने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हमने चलना होता है। तो सबसे पहले तो नरगिस आपसे ही जानूंगी कि ड्रेसिंग में आजकल क्या सीज़न में चल रहा है, लड़कियां क्या बनवा सकती हैं, कलर्स किस तरह के चल रहे हैं। अच्छा, और आई ऑलवेज सेड कि हमेशा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलें कि किस तरह के इवेंट पे आपने जाना है और इवेंट के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को कैरी करें। ठीक है। प्लस फैशन ट्रेंड्स तो होते ही हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना ज़रूरी है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपकी फिजिक पे, आपकी हाइट पे, आपकी कॉम्प्लेक्शन पे कौन से कट सूट करते हैं, कौन सा कट आपको स्मार्ट लुक देता है, कौन सा आपको चबी लुक देता है। तो ये सब चीज़ें मैं कहती हूँ कि फैशन ट्रेंड्स को ज़रूर आप फॉलो करें, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को मैनेज करें। तो आजकल अगर हम देखें कि ब्राइड और ग्रूम में तो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ मेहंदी, तो आपको थोड़े ब्राइट और थोड़ा सा फंकी लुक्स में जाना चाहिए, और अगर आपको कोई वलीमा सेरेमनी अटेंड करनी है देन यू कैन गो फॉर सम पेस्टल शेड्स लाइक पाउडर ब्लूज आर वेरी इन, डस्टी पिंक्स आर इन ट्रेंड, प्लस पीची टॉन्स हैं, न्यूड टॉन्स हैं। इस दफ़ा हमारे पास ब्राउन्स की बहुत मज़े की टॉन्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस इवेंट में ज्वाइन करना है और उनकी गैदरिंग कितनी है, आपका ड्रेस कितना हैवी होना चाहिए। प्लस हमारे पास आजकल जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है ना, वो तो बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और इतना हैवी नहीं चल रहा। ब्राइड्स भी इवन के हमारे पास आती है कि हमें बहुत सिंपल सा एलिगेंट चाहिए ताकि हम बाद में भी ड्रेस को यूटिलाइज कर सकें। तो दैट्स वाई हमें इतना ज़्यादा हैवी की डिमांड्स नहीं आ रही, बट हमारे जो आउट ऑफ पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें हैवी लुक्स ट्रेंड है कि हैवी पहनना है, वहां पर दुल्हने तो पहनना ही पहनना है, उसके जो सिबलिंग्स और बाकी बहनें भाभियां वो भी इसी तरह पहन रही होती हैं, क्योंकि उनके पास पूरा साल ऑब्वियसली वो काम में इतना बिजी होते हैं कि जब उनके पास इवेंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उनको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें और फंकी कलर्स में जाएं, ब्राइट कलर्स में जाएं। तो उनकी डिमांड्स जो हमारे पास आती हैं वो बहुत थोड़ा सा हैवी होती हैं, ट्रेडिशनल बहुत ज्यादा होती हैं। जबकि ऑपोजिट अगर हम देखें जो हमारे पास पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो सिंपल साइड पे जाते जा रहे हैं, सिंपल साइड पे जाएं और थोड़ा सा हमें वेस्टर्न का टच आप जरूर दें। लाइक ट्रेडिशनल अगर इवेंट्स भी हैं तो उनको भी आप थोड़ा सा वेस्टर्न में करें, लाइक ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो मिक्स फ्यूजन आजकल क्रिएट हो रहा है, फ्यूजन जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो उसी तरह से जैसे आपने बात की कि जो ब्राइड की सिबलिंग्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप जैकेट के साथ लहंगा वेयर करें। आजकल इतना ट्रेंड में है और बहुत कूल लगता है। सही है कि डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए कि रवायती वो जो चोली और लहंगा है उसमें से निकल के थोड़ा डिफरेंट ऑप्शंस भी है, आप वो भी जो है ना वो देख सकते हैं। अगर आपको सूट करता है, मैं कहती हूँ अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं, आपको सूट करता है, कंफर्टेबल है, देन आप कोई भी फैशन जो है ना वो लेकर चल सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। हम मुतीबा की तरफ चलते हैं। मुनीबा और मुतीबा बहुत टी का सिर्फ जो है ना वो फर्क है। तो मुतीबा बताइए मेकअप में किस तरह का आजकल ट्रेंड चल रहा है जो कि किया जा सकता है? अच्छा, इन 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है मेकअप में। पहले जो है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की डिमांड होती थी, लाइनर्स हैवी चाहिए, प्रॉपर प्रोमिनेंट जो है कंटोरिंग चाहिए, चीक बोन जो है नज़र आनी चाहिए। पहले पूरा ट्रेंड जो था वो डिफरेंट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे अवेयरनेस आ रही है लोगों में, उनको पता चल रहा है कि हमें अपने फीचर्स में रह के ही खूबसूरत लगना है। किस तरह इस तरह का मेकअप करवाना है कि हमारे फीचर्स भी प्रोमिनेंट हो जाए और हम जो है कोई और भी ना लगे। वो जो मजाक बनता है कि पार्लर में जाता कोई और है आता कोई और है, वो ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। जो ब्राइड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वो पूरी रिसर्च करके आती हैं कि हमारे जिस तरह की आइज़ है इस पर किस तरह का मेकअप जाएगा, हमारा ड्रेस है इस पर लिपस्टिक हमें कौन सी चाहिए। हमें फिर भी उनको गाइड करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब काफ़ी आसानी हो गई है पहले से। पहले तो अगर लाल जोड़ा पहना है तो रेड लिपस्टिक ही चाहिए, बहुत डार्क आई मेकअप चाहिए। अब ऐसा ट्रेंड नहीं है, अब न्यूड्स की तरफ जा रहे हैं। इवन जो वेयर करती हैं जैसा कि आपने बताया, अब बहुत ज़्यादा
ट्रेंड जो है वो न्यूड्स की तरफ जा रहा है, पीच की तरफ जा रहा है, सिल्वर्स की तरफ जा रहा है। पहले जो है वो कंपलसरी होता था कि रेड ही करना है, लिपस्टिक भी रेड लगानी है। मुझे लगता है रेड खूबसूरत दुल्हन जो है वो रेड में ही लगती है। बिल्कुल, जो बारात का ये लुक होता है ना वो आपको रेड के साथ मेहंदी में कुछ और पहन सकते हैं आप, वलीमे पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कलर्स के साथ, बट बारात की दुल्हन मुझे लगता है वो रेड में ही जचती है। लेकिन आपको पता है रेड के अलावा वो दुल्हन लगती नहीं है। लेकिन आपको पता है एक्सपेरिमेंट्स यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वलीमे पे भी रेड थोड़ा बहुत जो है ना वो ट्रेंडिंग में शुरू हो गया है। वो कहती है बारात पे एग्जैक्टली वाइट भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। और अब जो है बारात पे वो कहती है हमारा जो न्यूड लहंगा है ना लिपस्टिक रेड होनी चाहिए। अच्छा, तो वो उस तरह ट्रेंड जो है काफी चेंज हो रहे हैं। जो क्लाइंट्स है ना वो हमें सिखाते हैं, हमारे कस्टमर जो है उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ज्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया से, तो क्लाइंट्स भी देख रहे होते हैं, वो रेफरेंस पिक्चर्स लेकर आ रहे होते हैं कि जी ये इस तरह की लुक चाहिए, आंखें मुझे इस तरह की चाहिए, ब्लशिंग मुझे इस तरह का चाहिए, बाल मुझे इस तरह के चाहिए, सजल जैसे चाहिए, लिपस्टिक मुझे जो है वो ज़ारा नूर जैसी। हम लोग एक्चुअली अपने काम को देख रहे होते हैं, अपने ब्रांड को देख रहे होते हैं। हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वो हमसे डिफरेंट ब्रांड्स को देख के आया होता है, वो सारी मार्केट विजिट करके आया होता है, रिसर्च के साथ आता है। उन्होंने सेलिब्रिटीज को देखा होता है, मार्केट घूमे होते हैं, ब्रांड्स घूमे होते हैं। आजकल के क्लाइंट्स जो है ना बहुत तेज हो गए, एग्जैक्टली उनको सारा कुछ पता होता है, हमारा नॉलेज एनहांस होता है। बिल्कुल सीखने को मिलता है हमें वो सिखाते हैं भाई लिपस्टिक ऐसे नहीं ऐसे लगाएंगे, ये कलर चूज करें, ये नहीं करें, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है। लेकिन ऑन द अदर है वो अभी भी ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी हमें खिंचा हुआ लाइनर और प्रॉपर जो है वो हो जाते हैं, और वो कहते हैं नहीं हमें करना है, हमें बहुत ज़्यादा फेयर बेस चाहिए, हमें बहुत, फिर हमारा काम इस तरह ख़राब होता है। तो हमें काफ़ी कन्विंसिंग करना पड़ता है उनको कि नहीं आप पे ये नहीं अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, बट स्टिल हमें क्लाइंट आप लोगों को भी मतलब क्लाइंट से सीखने को मिल जाता है कि अच्छा नेक्स्ट जो हम लोग अगर कलेक्शन आएगी तो उसमें थोड़ा बहुत इसका टच भी हम दे सकते हैं, हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट का भी अंदाजा हो जाता है कि मतलब ऑब्वियसली अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो उनको कितना अडॉप्ट कर रही है हमारी ऑडियंस। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो सारा नॉलेज गेन करके आते हैं, सोशल मीडिया की रिसर्च होती है, उनकी पिक्चर्स होती हैं जैसे आपने बताया, तो वो चीज़ें फिर हमें और मज़ा आता है। और हमारा क्लाइंट अगर हमारे साथ ज़्यादा मतलब कोऑपरेट करता है तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है अपने काम के दौरान कि भाई ये हमारी चीज़ पे भी कन्विंस हो रहा है और हम उसकी भी मान रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ बिग डे फॉर हर, तो उसकी भी चॉइस मैटर करती है और हमारा भी एक गाइडेंस। अच्छा चलिए दुल्हन के हवाले से तो आपने बता दिया कि ये कलर्स होने चाहिए, जो इर्द गिर्द की जो लड़कियाँ होती हैं उसकी बहनें, कजन्स वगैरह, अम्मी, ये सारी चीज़ें, इनके लिए आजकल वो कलर कॉम्बिनेशन बताइए क्या पहन सकती हैं? मोस्टली तो मैंने ये भी देखा है मुनीबा कि कुछ कस्टमाइज जो ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं उनमें एक ही कलर, कोई थीम कलर टाइप जो है ना वो उस तरह का चल रहा होता है कि जैसा ब्राइट का है उसके कॉम्बिनेशन में ही उसकी बहनों के, कजन्स के सबके कपड़े होते हैं, बट उसमें वाइट बहुत ज़्यादा, वाइट एंड गोल्ड, बेज एंड गोल्ड बहुत ज़्यादा है, पीची है, डस्टी पिंक है, उसमें ग्रीन के बहुत प्यारे शेड हैं, आइस ब्लू के बहुत प्यारे शेड हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपका इवेंट कौन सा है और कितना गैदरिंग पे डिपेंड करता है। और वो नाइट में है यहाँ पे डे में, या डे में है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जैसे जैसे वेदर चेंज होगा तो हमारे पास वेडिंग्स बहुत ज्यादा आएंगी, डे वेडिंग्स के ऑर्डर्स आएंगे, तो उसमें फिर हम भी सजेस्ट करते हैं कि लाइक इन्होंने कहा जैसे बड़ा न्यूड सा सेटल सा मेकअप हो तो ड्रेस का कलर भी बहुत सेटल सा हो, बहुत अच्छा लगता और है। हमें भी ये होता है एक कि भाई हमने ड्रेस तो बहुत प्यारा बना दिया, अब ये डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट करने वाले पे, क्योंकि आपका हेयर टू बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका ओवरऑल लुक ही आपकी हेयर स्टाइल के बाद निकलती है, और आपका मेकअप बहुत डिपेंड करता है कि आपको फीचर्स को किस तरह से वो एनहांस करके आपके ड्रेस को उठाते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट भी और डिजाइनर भी वो एक कहते हैं ना वो एक चोली दामन का साथ तो एग्जैक्टली वो ऐसे होता है, और इनको भी होता है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट की ड्रेस कैसा है, हम उसको किस तरह से लेके चलें, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जब आप बुकिंग कराने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जी आप किसका ड्रेस पहन रहे हैं, किस तरह का पहन रहे हैं, दिखाएं जरा, तो ये मेकअप आर्टिस्ट अगर उनका हम कहते हैं कि 1 वीक पहले आप आए, हम एक प्रैक्टिस करेंगे, आपको पहनाएंगे, रिहर्स करेंगे कि किस तरह आपको कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं। तो आजकल जो है ट्रेंड्स काफी चेंज हो गए हैं, ब्राइड्स पहले हल्का सा मेकअप करवा के चेक करती हैं कि उनको किस तरह का अच्छा लगेगा, किस तरह का नहीं, बेस खराब तो नहीं होती है, ये सब चीजें, और हमारे लिए भी बेहतर हो जाता है कि हमें पता चल जाता है उसके फीचर्स पे कौन सी चीज ज्यादा बेहतर लग रही है। तो लेकिन आजकल तो जैसे मॉनसून का मौसम भी चल रहा है, फिर गर्मी भी आ जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, सफोकेशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें बेस को टिकाने के लिए क्या आप लोग वो टिप जो है ना वो दे सकते हैं? अच्छा ये है कि जो ब्राइड होती है उसको तो हम 2 मंथ्स पहले ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उसको होम रेमेडीज भी हम देते हैं, साथ फेशियल्स भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट वीक पे आके, लास्ट पॉइंट पे आके जब ब्राइड कहती है ना मैंने कोई फेशियल नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे वो ब्राइड्स पे बहुत ज़्यादा होता है नहीं, तो ज़रूरी है शादी से पहले अगर आप ब्राइड बन रही है तो उससे पहले आपने फेशियल्स लेने हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन पे एक डेड लेयर होती है, और बहुत सी ब्राइड्स जो है वो ख्याल नहीं करती, मार्केट जा
रही होती हैं, शॉपिंग होती है, उनकी डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो बिल्कुल ख्याल नहीं करी होती हैं। स्ट्रेस भी आ रहा होता है आपके फेस के ऊपर। और लास्ट डेज में जब वो फेशियल करवाती हैं तो वो डेड लेयर बिल्कुल ऊपर आ जाती है, बेस सेटल नहीं होती है। हम लास्ट वीक में उनका फेशियल नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सी ब्राइड्स जो हैं वो गलती करती हैं, कहीं और से मेकअप करवा के आ जाती हैं और फिर सिर्फ हमसे मेकअप करवाती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम मतलब 15 दिन पहले या महीना पहले आप ना 2 सेशन ले लें बिल्कुल अपने फेशियल के, आप ये कह रही हैं 2 सेशन ले लें, लेकिन साथ में जो है होम रेमेडीज अपनी केयर रखें। होम रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? मास्क लगा के जाएं, पानी जो है बहुत ज्यादा इंटेक करना चाहिए, जंक फूड को बिल्कुल क्विट कर देना चाहिए, फ्राइड चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, साथ साथ वेजीज पे आना चाहिए, सैलेड पे आना चाहिए, हेल्दी डाइट करनी चाहिए, उससे स्किन भी ग्लो करेगी और जो है हेल्थ भी ठीक रहेगी। बिल्कुल, आपके स्लीपिंग आवर्स भी बहुत मैटर करते हैं आपकी स्किन पे ग्लो क्योंकि लाने ऑलरेडी वो तो वैसे ही खराब हुए हुए होते हैं, लड़कियां घरों के काम और अपनी शॉपिंग चीजें पूरी कर रही हैं, फिर एक टेंशन हो रही होती है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे होते हैं ना, तो वो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, गेस्ट आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा मसला ये मार्केट में गई है, शॉपिंग की है, फ्राइज खा लिए हैं, समोसे खा लिए हैं, दही भल्ले, तो वो चीज जो है वो फेस पे आती है, कोई पिंपल ले आता है इस तरह हाँ, की तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अपने बैग में स्नैक्स रखें, नट्स रखें, वेजीज रखें, ताकि उस चीज को जो है आप कवर अप कर सकें। ये नहीं है बाहर से कुछ भी मिला खा रहे, फिर ये होता है ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है वो हर चीज की जड़ होती है। अगर आपको ऑयली स्किन हो गई है तो आपकी स्किन पे हर तरह का मसला हो सकता है। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए होम रेमेडीज आपको करनी चाहिए। दही घर में होता है, हल्दी घर में होती है, टमाटर घर में होता है, आप एक मिक्स करें, पेस्ट बनाएं, उसको रोज लगाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा चलिए, ये तो होम रेमेडीज होगी ना। यूजुअली वैसे अगर हमारी बेस बहुत ज्यादा क्रैकी हो जाती है, केकी हो जाती है, फाइन लाइंस जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए बेस को मतलब सेटल रखने के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो डीप क्लींजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लींजिंग लाजमी, बाहर से आए हैं, बाहर जाना है, सुबह उठे हैं, क्योंकि जब कोई आप बाहर गए हैं, डर्ट मुंह पे लगी है, फेस वॉश किया, सो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेस वॉश क्लींजिंग करें, क्लींजिंग लाजमी है। आप इवन फेस वॉश करने के बाद जब डीप क्लींजिंग करते हैं, आप टिश्यू को करें, आप चेक करें कि आपके टिश्यू पे कितनी ज़्यादा डर्ट आई है। तो डीप क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रबिंग हफ्ते में, एक्सफोलिएशन जो होती है 2 टाइम्स जो है वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मड मास्क है, हीलिंग मास्क है, मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, उस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो आपके पोर्स को बंद करता है। जब तक आपके पोर्स ओपन रहेंगे, डर्ट स्किन ऑब्जर्व करेगी और दूसरे ब्रेकआउट्स वगैरह चीज़ें होंगी। तो ये है कि स्किन केयर रूटीन जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी डेली रूटीन में भी आपकी बेस जो है वो सेटल होती है। सही है। अदरवाइज फिर आपको पता है क्रैकी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, डिफरेंट जगह से डार्क मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं हमेशा खुद भी यूज़ करती हूँ काफ़ी सालों से, और मैं हर एक को सजेस्ट भी करती हूँ, स्पेशली जो ब्राइड आती है ना, अक्सर कोई सजेशन ले लेती है कि आप बताएं कि पिंपल्स हो रहे हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो मैं उसके लिए हमेशा ही रेमेडी, होम रेमेडी, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बेस्ट क्लिनजर है। आप भी इत्तेफाक करेंगी मेरी बात से। बेसन हर घर में अवेलेबल होता है। आप अपने जो भी आप फ्रेश मिल्क लेती हैं उसको बॉईल करने से पहले 1 स्पून जो है वो आप ले लें मिल्क, और बेसन में आप मिक्स करके डेली लगाएं। आपका कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर हो जाएगा कि सब आपसे पूछेंगे और आपको कोई पिंपल नहीं आएगा। दुनिया का बेस्ट क्लिनजर है बेसन। और आप उसमें कुछ भी, आप एलोवेरा भी ऐड कर सकती हैं, आप उसमें हल्दी, वाइट हल्दी ऐड कर सकती हैं, आप उसमें टमाटो जूस ऐड कर सकती हैं, कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकती हैं, राइस मिल्क ले सकती हैं, राइस पाउडर ले सकती हैं, फ्लैक्स सीड का पाउडर ले सकती हैं। देयर आर टू मैनी थिंग्स कि आप अपने स्किन पे घर से ही किचन में से निकाल के आप यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि बेसन का जो कलर होता है, आपने कभी नोट किया, कंसीलर का जो कलर होता है वो बेसन का कलर होता है। तो बेसन जो आपकी स्किन पे एक टोन छोड़ जाता है। तो आप अगर डायरेक्ट बेस भी लगाते हैं तो आपकी बेस ग्रे नहीं होती है। और वो आप बीइंग अ फेस वॉश भी, मतलब एज अ फेस वॉश भी उसको यूज कर सकती हैं। आप अपने वॉशरूम में रख लें। क्लींजर इतना जबरदस्त है वो, आप रोज वाटर में डाल के यूज करें तो बहुत सही है। क्या बात है कि आप उसको अपने वॉशरूम में जार में डाल के रखें और उसके साथ आप क्लींजिंग कर सकते हैं। और सिर्फ ये ब्राइड्स के लिए नहीं है, ये उन बच्चियों के लिए भी, उन लड़कियों के लिए भी जो कि रोजाना जैसे हम ऑफिस में आ रहे होते हैं, बच्चियां यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, कॉलेज आया, तो आजकल तो स्कूल की बच्चियां भी मेकअप करके जा रही होती है। हम पता नहीं कौन से जमाने में थे जहाँ पर हमें हर एज में करना टूटा जाता था कि भाई मेकअप नहीं करके आना आप लोगों ने। अब बच्चियां तो मेकअप के बगैर तो बिल्कुल नहीं जाती, तो उनके लिए भी अच्छा है कि बहुत ज्यादा पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं तो बेसन आप लगा सकते हैं अगर आप बाहर की कोई चीज जो है ना नहीं यूज करना चाहते हैं।
अच्छा, ये आजकल फर्शी शलवारें भी चल रही हैं, आपको पता है पिछले 1 साल से जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ये ट्रेंडिंग में है आजकल फर्शी शलवार। तो शादियों पे भी बनवा रहे हैं लोग फर्शी शलवारें? समर में वैसे भी ना अकॉर्डिंग टू वेदर वाइट शलवारें, एम्ब्रॉयडर्ड शलवार, ब्लैक शलवार, बेज कलर में आ जाता है ट्रेंड। तकरीबन हर साल ये चेंज होता है थोड़ा सा, पर कुछ टाइम के लिए। अभी जो फर्शी शलवार के ऑर्डर्स है वो तो कुछ खास रिसीव नहीं हो रहे, क्योंकि ईद पे बहुत ज्यादा ट्रेंड एकदम से हाइप क्रिएट कर गया था। उसके बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे रमजान में, अफ्तारी डिनर्स वगैरह पे काफी सारे थे। बट अभी अगेन वही लॉन्ग शर्ट, ये लॉन्ग लेंथ जो है, मैक्सीज जो है, तो लॉन्ग लेंथ के साथ मैंने देखा है कि फर्शी शलवार चल रही है, मतलब उनके साथ खुले पांचों वाली शलवारें चल रही हैं, लेकिन वो ज्यादा जो है ना 40+ लाइक करती हैं। जो ज्यादा हमारे पास टीनेजर आती हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची आती हैं, ब्राइड्स आती हैं, वो ज्यादा लॉन्ग लेंथ को ही प्रायोरिटी देती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ चल रहा है। हाँ, मिक्स एंड मैच चल रहा है। छोटी शर्ट भी चल रही है, लॉन्ग शर्ट भी चल रही है, शलवार, क्यूलो, वेस्टर्न, ईस्टर्न, मैक्सीज, जिसका जो दिल करता है वो जो है, मतलब जो आपके ऊपर सूट करता है ना वो पहन ले। कोई एक चीज नहीं चल रही है, डिफरेंट चल रही है। और वैसे भी वेडिंग्स में ऑब्वियसली 3-4 इवेंट्स होते हैं, तो आप डिफरेंट कर सकते हैं। एक दिन शलवार कमीज पहन ले, एक दिन लॉन्ग शर्ट पहन ले, एक दिन मैक्सी पहन ले, आपके 3 दिन आपकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो उससे पहले भी तो इतने फंक्शंस होते हैं ना, ढोलक होती है, ब्राइडल शाव हो रही है, पता नहीं माइयो होगी, साड़ियां भी आजकल बहुत ट्रेंड में हाँ, साड़ियां भी आजकल बहुत। साड़ी का फैशन तो कभी भी आउट नहीं होता, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती साड़ी। बस उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं या कुछ स्किप हो जाती हैं, जिस तरह आजकल नेट पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। शिफॉन की साड़ी तो ऑलवेज इन ट्रेंड, और सिल्क में बहुत प्यारी है। अगेन वही है कि जो फैब्रिक आपकी जिस्सामत को स्मार्ट दिखाता है वो फैब्रिक चूज करें, और अकॉर्डिंग टू वेदर भी। बिल्कुल ठीक है जी, ये वेदर का भी आप वेदर को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता ना कि कल आपके घर शादी है तो आप वेलवेट का सूट पहन जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वेदर के अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो ड्रेसिंग भी करनी होती है और मेकअप भी करना होता है। तो आज हमने काफी टिप्स आपको दे दी हैं कि अगर आपके घर में शादी है या कहीं पर भी शादी है, आपने जाना है, तो आप उसके लिए किस तरह की ड्रेसिंग कर सकती हैं और मेकअप कर सकती हैं। तो हमारे साथ मुतीबा मौजूद थी, नरगिस मौजूद थी। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।